India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मूडा घोटाले से संबंधित मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने सिद्धारमैया द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण या मूडा द्वारा उनकी पत्नी पार्वती को दी गई भूमि पर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज करने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा 3 लोगों को दी गई मंजूरी को चुनौती दी थी। न्यायालय ने माना कि सामान्य परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना राज्यपाल का कर्तव्य है। हालांकि वह असाधारण परिस्थितियों में स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं और वर्तमान मामला एक ऐसा अपवाद है। न्यायालय ने माना यह भी कि निजी शिकायतकर्ता राज्यपाल से ऐसी मंजूरी मांग सकते हैं और यह आवश्यक नहीं है कि पुलिस अधिकारी भी ऐसा ही करे। शिकायत के अनुसार सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को उनके भाई मल्लिकार्जुन स्वामी ने 3 एकड़ से थोड़ी ज्यादा जमीन का एक प्लॉट उपहार में दिया था। इस जमीन को शुरू में अधिग्रहित किया गया, फिर इसे डी नोटिफाइड कर दिया गया और स्वामी ने खरीद लिया। निजी व्यक्तियों के स्वामित्व के बावजूद इसे मूडा ने विकसित किया। स्वामी का दावा है कि उन्होंने 2004 में जमीन खरीदी और अपनी बहन को उपहार में दी, लेकिन चूंकि जमीन को मूडा ने अवैध रूप से विकसित किया था, इसलिए पार्वती ने मुआवजा मांगा। स्वामी का दावा है कि उन्होंने 2004 में जमीन खरीदी और अपनी बहन को उपहार में दी, लेकिन चूंकि जमीन को मूडा ने अवैध रूप से विकसित किया था, इसलिए पार्वती ने यह मुआवजा स्वाभाविक है संभवतः मांगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की मंजूरी दुर्भावनापूर्ण थी और बिना किसी विवेक के ली गई थी। मुख्यमंत्री की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अन्य बातों के अलावा यह तर्क दिया कि राज्यपाल ने 16 अगस्त के अपने मंजूरी आदेश पर अपना दिमाग नहीं लगाया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि गहलोत ने इस मामले में जांच के लिए प्रथम दृष्टया सामग्री मौजूद होने पर ध्यान देने के बाद ऐसी मंजूरी जारी की थी। उन्नाव रेप पीड़िता और उसके परिवार को मिली सीआरपीएफ की सुरक्षा वापस लेने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी है। केंद्र सरकार की याचिका और सुप्रीम कोर्ट ने रेप पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों से जवाब मांगा है। वहीं बीजेपी के निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर 2017 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव इलाके में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और उससे रेप करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहा है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बहुचर्चित माखी रेप कांड की पीड़िता, परिवार के सदस्यों और उसके वकीलों को सीआरपीएफ की सुरक्षा दी गई है। इस जिम्मेदारी से सीआरपीएफ को हटाने की अनुमति के लिए केंद्र सरकार ने कोर्ट का रुख किया है। अब अदालत ने केंद्र की याचिका पर मंगलवार को पीड़िता और उसके परिवार से जवाब मांगा है। दरअसल इस सनसनीखेज दुष्कर्म मामले और पीड़िता तथा अन्य की जान को खतरा होने पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2019 को निर्देश दिया था कि दुष्कर्म पीड़िता, उसकी मां, परिवार के अन्य सदस्यों और उनके वकील को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा सुरक्षा मुहैया कराई जाए। केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों पर खतरे के आकलन के अनुसार सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता और अन्य लोगों को 1 अगस्त 2019 को सीआरपीएफ की सुरक्षा देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने घटना के संबंध में दर्ज सभी 5 मामलों को लखनऊ की अदालत से दिल्ली की एक अदालत में स्थानांतरित कर दिया था। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को पीड़िता को 25 लाख रुपए देने का भी आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह पराली जलाने के मुद्दे पर दिल्ली एनसीआर के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से जवाब चाहता है। सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह ने जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और एक बार की उस खबर पर प्रकाश डाला जिसमें कहा गया था कि पराली जलाने पहले ही शुरू हो चुका है, इसे कर दिया गया है। पिछले साल न्यायालय ने कहा था कि पराली जलाने को नियंत्रित किया जाना चाहिए, जबकि न्यायिक निगरानी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अगली सर्दियों में ऐसे उपस्थिति की जरूरत ना पड़े। उन्होंने अदालत से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश मांगे कि पराली जलाना पहले ही क्यों शुरू हो चुका है। उन्होंने CAQM को निर्देश देने की भी मांग की कि CAQM एक्ट की धारा 14 के तहत दोषी अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने के लिए उसने क्या कदम उठाए हैं। अधिनियम की धारा 14 में CAQM द्वारा पारित इसके प्रावधानों, नियमों और आदेशों या निर्देशों का पालन न करने के लिए दंड की रूपरेखा दी गई है। जस्टिस ओक ने ASJ ऐश्वर्या भाटी से कहा, हम शुक्रवार को इसका जवाब चाहते हैं। अदालत ने कहा कि MC मेहता बनाम भारत संघ मामला, जिसमें सिंह द्वारा इस मुद्दे का उल्लेख किया गया था, शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। MC मेहता मामले में अदालत दिल्ली NCR में प्रदूषण और वायु गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों की देखरेख कर रही है। यह MC मेहता के विभिन्न मामलों में चल रही कार्यवाही का अनुसरण करता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट NCR में प्रदूषण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता रहा है। इस क्षेत्र में आमतौर पर सर्दियों में प्रदूषण बढ़ जाता है, मुख्य रूप से पड़ोसी राज्यों को पराली जलाने के कारण इसकी वजह अहम मानी जाती है। इसकी सुप्रीम कोर्ट निगरानी कर रहा है। CAQM ने पहले प्रदूषण के कारणों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है, विशेष रूप से एक प्रमुख कारक के रूप में पराली जलाने को शामिल करना। पिछले साल 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने NCR में वायु गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से निर्देश जारी किए, जिसमें यह दोहराना शामिल था कि पराली जलाना बंद होना चाहिए और पंजाब और हरियाणा को अदालत के आदेशों का पालन करने का निर्देश देना शामिल था। मेडिकल दाखिले में NRI कोटे का दायरा बढ़ाने के राज्य सरकार के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। इसके साथ ही NRI की परिभाषा बदलने की पंजाब सरकार की मुहिम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पंजाब सरकार के नोटिफिकेशन पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि यह अन्य उम्मीदवार प्रतियोगियों के साथ धोखाधड़ी है। ये धोखाधड़ी अवश्य समाप्त होनी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश भी बरकरार रखा। पंजाब सरकार का 20 अगस्त को जारी किया नोटिफिकेशन हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। उसे चुनौती देने के लिए पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। पंजाब सरकार ने मेडिकल एडमिशन के दाखिले में NRI कोटे का दायरा बढ़ाते हुए उसमें NRI के निकट रिश्तेदारों को भी योग्य माना था। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कड़ी नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NRI कोटा एक धोखा है और अब यह धोखाधड़ी बंद होनी चाहिए। CJI ने कहा कि हमें धोखाधड़ी को समाप्त करना होगा। हाईकोर्ट का आदेश बिल्कुल सही है। राज्य सरकार के इस नोटिफिकेशन के घातक परिणाम होंगे। जिन सामान्य उम्मीदवारों के नंबर NRI कोटे के छात्र से 3 गुना अधिक है, वो सामान्य छात्र लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस पर अमल करने की नसीहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के कुछ सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। हम कानून के सिद्धांत निर्धारित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल प्रवेश के लिए NRI कोटे की परिभाषा को व्यापक बनाने वाली अधिसूचना को रद्द करने के पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम या UAPA के तहत अभियोजन के लिए मंजूरी को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि अधिकारी ने अपना विवेक नहीं लगाया है या सामग्री पर्याप्त नहीं थी। हालांकि आरोपी द्वारा ऐसी चुनौती आदर्श रूप से जल्द उठाई जानी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि UAPA में CRPC या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसा कोई प्रावधान नहीं है जो अमान्य मंजूरी को बचा सके। कोर्ट ने गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 की धारा 45 भाग 2 के संदर्भ में कहा, UAPA मंजूरी को बचाने के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं करता। इसका मतलब है कि विधायिका के विवेक के अनुसार मंजूरी देने के लिए 2 अधिकारियों द्वारा अपना विवेक लगाने की अधिनियम की अंतर्निहित व्यवस्था पर्याप्त है। जस्टिस CT रवि कुमार और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने सुनवाई की। धारा 45 के तहत सिफारिश करने वाला प्राधिकारी साक्ष्य की स्वतंत्र समीक्षा करने के बाद प्रतिबंध देता है।
सिफारिश करने वाले प्राधिकारी की नियुक्ति केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा की जाती है। एक बार सिफारिश करने वाले प्राधिकारी द्वारा प्रतिबंध निर्धारित करने की सिफारिश भेजे जाने के बाद केंद्र सरकार या राज्य सरकार सिफारिश करने वाले प्राधिकारी की जांच रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध देने पर फैसला करेगी। जांच रिपोर्ट 2 प्राधिकारियों द्वारा तैयार की जाती है, जिसे वर्तमान मामले में न्यायालय ने इस तथ्य की जांच करने के लिए अंतर्निहित तंत्र के रूप में माना है कि प्रतिबंधों की सिफारिश करते समय उचित तर्क का इस्तेमाल किया गया है। इस मामले में न्यायालय ने प्रतिबंधों की वैधता पर विचार करने से परहेज किया, क्योंकि मुकदमा चल रहा है और 125 में से 113 गवाहों की पहले ही जांच की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2018 में केरल में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता शुहैब की हत्या की सीबीआई से जांच कराने की मांग वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट की खंडपीठ के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसमें शुहैब की हत्या की सीबीआई जांच के लिए एकल पीठ के निर्देश को खारिज कर दिया था। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KB विश्वनाथन की खंडपीठ ने शुहैब के माता पिता CP मोहम्मद और SP रजिया द्वारा केरल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज की। हालांकि पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि मुकदमे के दौरान किसी अन्य आरोपी की भूमिका सामने आती है तो पक्ष कानून के अनुसार कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे। पीठ ने कहा कि राज्य पुलिस ने पहले ही कई लोगों को आरोपी बनाते हुए आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। इस समय मामले में हस्तक्षेप करना अविवेकपूर्ण होगा। मार्च 2018 में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सीबीआई को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया था, जो कथित तौर पर केरल राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से जुड़े सदस्यों के इशारे पर की गई राजनीतिक हत्या है। हालांकि कुछ महीने बाद अगस्त 2018 में खंडपीठ ने एकल पीठ का निर्देश खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह माना जा सके कि राज्य पुलिस की जांच पक्षपातपूर्ण थी। अपीलकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सीनियर एडवोकेट वी गिरी ने पीठ द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी गई। राज्य की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता ने कहा कि हालांकि आरोप पत्र दाखिल किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान मामले के लंबित होने के कारण मुकदमा आगे नहीं बढ़ पाया। आगे कहा गया, जिम्मेदार लोगों को आरोपी नहीं बनाया गया और जो जिम्मेदार नहीं है उन्हें आरोपी बनाया गया, तो मुकदमा किस दिशा में जाएगा। पीठ ने फिर आदेश सुनाया, हम विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। किसी भी मामले में यदि मुकदमे के दौरान किसी अन्य आरोपी की भूमिका सामने आती है तो पक्ष हमेशा कानून के तहत अनुमेय कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 13 जून के आदेश पर रोक लगाई, जिसमें भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया और सिविल जज जूनियर डिवीजन एंट्री लेवल भर्ती परीक्षा 2023 के लिए कट ऑफ अंकों की पुनर्गणना करने का आदेश दिया गया। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SVN भट्टी की खंडपीठ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा दायर SLP पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय को चुनौती दी गई। उक्त निर्णय में प्रारंभिक परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने वाले सभी उम्मीदवारों को बाहर करने का आदेश दिया गया था, क्योंकि वे संशोधित भर्ती नियमों के तहत पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करते थे। मुख्य संशोधन सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्रता मानदंड से संबंधित था। संशोधित नियम 7G के अनुसार उम्मीदवार परीक्षा के लिए पात्र होंगे अगर उनके पास कानून में LLB की डिग्री है और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक या तो वकील के रूप में लगातार 3 साल का प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर शानदार शैक्षणिक करियर के साथ लॉ ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने पहले प्रयास में सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं और सामान्य और OBC श्रेणियों के लिए कुल मिलाकर कम से कम 70% अंक प्राप्त किए हैं। मुकदमेबाजी तब शुरू हुई जब 2 वकीलों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष संशोधित भर्ती नियमों को चुनौती दी। परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर 2023 थी, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को 14 जनवरी 2024 को होने वाली परीक्षाओं में भाग लेने के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई। इसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से जवाब मांगा गया, जिसमें बताया गया कि सभी उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। यह इस बात पर ध्यान दिए बिना है कि उम्मीदवार संशोधित भर्ती नियमों के तहत नए मानदंडों को पूरा करते हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन के एक मामले में छत्तीसगढ़ की निलंबित प्रशासनिक अधिकारी सौम्या चौरसिया को अंतरिम जमानत देने की इच्छा व्यक्त की है।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पूर्व उप सचिव चौरसिया कोयला घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में आरोपी हैं। वह 1.5 साल से अधिक समय से जेल में हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की खंडपीठ छत्तीस हाईकोर्ट के 28 अगस्त 2024 के आदेश को चौरसिया की चुनौती से निपट रही थी, जिसके तहत उनकी तीसरी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। इस पर 13 सितंबर को नोटिस जारी किया गया था। चौरसिया की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने आग्रह किया कि उनकी मुवक्किल ने लगभग 1 साल और 9 महीने हिरासत में बिताए हैं, एक बार भी रिहा नहीं किया गया है और मुकदमा शुरू भी नहीं हुआ है। इसके अलावा 3 सह आरोपियों को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है। मनीष सिसोदिया के मामले में अदालत के हालिया फैसले पर भरोसा किया गया था। इसके विपरीत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने ईडी के लिए उपस्थिति दर्ज करते हुए प्रस्तुत किया कि चौरसिया, जो एक सिविल सेवक थी, अंतरिम जमानत के दिए गए 3 व्यक्तियों के मुकाबले एक अलग पायदान पर खड़ी हैं। उसकी भूमिका पर जोर देते हुए एएसजी ने चौरसिया की तुलना मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी से की और आरोप लगाया कि उसे बहुत पैसा मिला। यह दावा करते हुए कि मामले में विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है। एएसजी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का अनुरोध किया। शुरू में वकीलों को सुनने के बाद जस्टिस कांत ने कहा कि एएसजी को जवाब दाखिल करने में समय लग सकता है, लेकिन पीठ इस बीच चौरसिया को अंतरिम जमानत देने को इच्छुक थी। हालांकि एएसजी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा, यह मामला खत्म हो जाएगा। मेरे सामने अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया जहां अंतरिम जमानत की पुष्टि नहीं हुई हो। केंद्रीय एजेंसी का दावा है कि चौरसिया ने कोयला लेवी से अवैध रूप से प्राप्त नकदी का उपयोग करते हुए अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्तियां खरीदी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली में दीवारों, सड़कों को खराब करने पर चुनाव में उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने की चेतावनी देते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के मुख्य चुनाव अधिकारी को तलब किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है 24 घंटे के भीतर उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई करें। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूरे शहर में पोस्टर और नारे लगाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए दिल्ली पुलिस, डीयू प्रशासन, एमसीडी, डीएमआरसी पर नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के लिए सभी चुनाव उम्मीदवारों को अयोग्यता नोटिस क्यों नहीं जारी किए गए। साथ ही सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचाने के लिए जुर्माना वसूलने के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं किया गया, जबकि दिल्ली हाईकोर्ट का इस मामले में पहले फैसले भी आ चुके हैं। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान संबंधित अथॉरिटी से कहा कि आप चुनाव आचार संहिता के साथ साथ नगरपालिका कानूनों के गंभीर उल्लंघन की अनुमति दे रहे हैं। वैवाहिक बलात्कार यानी मैरिटल रेप का मुद्दा पिछले काफी समय से अटका हुआ है। कई लोग इसे अपराध बनाने की मांग कर रहे हैं तो कुछ लोग इसके सख्त खिलाफ हैं। मैरिटल रेप को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। पिछले 1 साल से सुप्रीम कोर्ट इन पर केंद्र का जवाब मांग रहा है, मगर केंद्र सरकार ने अभी तक अपना पक्ष साफ नहीं किया है। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप पर सुनवाई को मंजूरी दे दी है। अब फिर सर्वोच्च न्यायालय में मैरिटल रेप पर सुनवाई होनी है। इसी संदर्भ में आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि वैवाहिक बलात्कार मसले में कानूनी मुद्दे क्या हैं। डिड यू नो कि मैरिटल रेप को इंडिया में क्राइम नहीं माना जाता है, जबकि 77 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस, कनाडा और यूके ने इसे क्रिमिनलाइज किया है। आईपीसी के सेक्शन 375 के अंडर फोर्स सेक्सुअल रिलेशनशिप इन मैरिज को रेप नहीं माना जाता है अगर पत्नी 18 साल से ज्यादा उम्र की हो। सुप्रीम कोर्ट में इस प्रोविजन को चैलेंज करते हुए कई पिटीशंस फाइल की गई हैं जो डिमांड करती हैं कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज की जाए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इन पिटीशंस को सुनने के लिए हामी भरी है और कहा है कि इस पर एक लीगल डिबेट जरूरी है। सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने इस केस के लिए जल्दी सुनवाई की मांग की है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इसके विरोध में है। उनका कहना है कि क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप कुड हार्म द सैंक्टिटी ऑफ मैरिज और इसका मिसयूज हो सकता है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने 2022 के एक लैंडमार्क डिसीजन में हस्बैंड को मैरिटल रेप का दोषी ठहराया, जिसमें उन्होंने इसके फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा को पहचाना। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग 29% औरतें इंडिया में मैरिटल रेप का शिकार होती हैं। रूरल एरियाज में ये संख्या और भी ज्यादा है। टू नो मोर अबाउट द अपडेट ऑफ दिस जजमेंट, फॉलो इंडिया लीगल।
और कोर्ट्स राउंड अप में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.